हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको उन टॉपिक्स को तो 100% जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके, उसके बाद इस बार जो टर्म 2 का सैम्पल पेपर आया था उसको एनालाइज करके, और जितने भी प्री बोर्ड हुए थे गवर्नमेंट स्कूल के, तो उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर आपके साथ में लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी अपने सिलेबस वाइज, क्योंकि टर्म 2 का सिलेबस जितना है हम उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, डेफिनेटली पढ़ने हैं। दैट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ होमोलोगस सीरीज। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से मार्क कर लेना है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, तो सबसे पहले जो ट्राई किया था वो डोबराइनर का नाम हमें देखने को मिलता है। तो उसके ट्राइड्स को जो है ना एग्जाम्पल के साथ आप याद करोगे, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो तीनों आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा आपको करना है मेंडली पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स और लिमिटेशन दोनों के साथ, और उसके बाद ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100% जो है एक क्वेश्चन आपको जो है ट्रेंड्स में से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर आपको पढ़ने हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स हैं सबको एग्जाम्पल के साथ आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि कौन सा वाला जो मोड है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है, ठीक है ना, ये आपको करना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, दोनों का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके पार्ट के साथ उसके फंक्शंस भी याद करोगे कि लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो कौन से वाले पार्ट में क्या होता है, ठीक है ना, और अलोंग विद लेवल डायग्राम, ठीक है ना, आपको डायग्राम भी अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। ओके, लास्ट में मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 साल से देखने को मिल रहा है कि हर बार जो है कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही है कि आपका ये पूरा चैप्टर है नहीं इवोल्यूशन वाला, ये सिलेबस से हटा हुआ है, तो हेरिडिटी को अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आधा चैप्टर होने के बावजूद भी इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। दैट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों आपको लर्न होने चाहिए। साथ में फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है अलॉन्ग विद दिस लास्ट, और उसके बाद करना है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो पे लॉ दिया था मेंडल ने, वो तीनों लॉ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ऐसा मतलब रेयरली कोई एग्जाम होता है जिसमें कि ये चैप्टर सिलेबस में और ये क्वेश्चन ना आए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत हद तक हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरह, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सारा कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ लेकर आई हूँ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको वैसे भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इससे रिलेटेड डायग्राम कह रही हूँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर न्यूमेरिकल का है, तो इस पर से न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक चीज़ जो थ्योरी में पूछी जाती है दैट इज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये हर मतलब बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये आपको 100% करके जाना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो आप करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इन दोनों जो है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो एक ही डायग्राम में आपको सीरीज और पैरेलल दोनों को देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इस वाले से आपका न्यूमेरिकल आता ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर के भी न्यूमेरिकल्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13 में जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चैप्टर नंबर 13 में मोस्ट ऑफ दी पोर्शन तो है इस सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पोर्शन जो है हटाया गया है। तो आपको क्या क्या करना है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस जो है आपकी बुक में गिवन है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है किस तरीके से बनता है वो आपको जो है डायग्राम के साथ पता होना चाहिए। इसके अलावा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको करना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल दोनों आपको करने हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ लेवल डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, और साथ ही साथ उसका पूरी तरीके से डायग्राम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको डायग्राम बना के दे दे और आपसे पूछ ले कौन से पोर्शन, कौन से पार्ट में क्या होता है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको डायग्राम पूरी तरीके से लर्न होना चाहिए विद लेवल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, दैट इज आर इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जैसे बायोटिक है, अबायोटिक है, कौन से प्रोड्यूसर होते हैं, कौन से कंज्यूमर होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। इसके अलावा फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल पे किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, 10% वाला जो नियम है वो आपको लर्न होना चाहिए। इसके अलावा ओजोन डिप्लेशन, ओजोन के डिप्लेशन होने का क्या रीज़न है, कब से शुरू हुआ, ठीक है ना, और किस वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है बायोडिग्रेडेबल है, कौन कौन से सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको करने होंगे। तो ये सारे के सारे जो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपनी बुक को उठाइए और उस पर लगा लीजिए अच्छी तरीके से मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए कि आपको जस्ट एग्जाम से पहले कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इसको तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो वीडियो को हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो एक बार मैं आपको और ओवरव्यू दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से अब स्क्रीनशॉट ले सकें। देख लीजिए चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको 100% पढ़ के जाना है। ये आपका चैप्टर 4 एंड 5 हो गया। उसके अलावा ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9, इनों में से आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप स्क्रीनशॉट करके हो सके तो अपने फ़ोन में ही रख लीजिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जब से ऑनलाइन क्लासेस हुआ है तो जिनके पास नहीं भी था, अब सभी स्टूडेंट के पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। जस्ट एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर आपको देख के जाना है। अब आगे चलते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12 और 13 एक साथ नहीं आ पा रहा है, चलो आ गया, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 12 में से ये और चैप्टर नंबर 13 में से ये आपको करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूँ कि ये तीनों जो टॉपिक है ना न्यूमेरिकल वाला, इस पर मैं जल्दी वीडियो आपके साथ करूँगी ताकि आप जो है न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में एकदम फ्री हो जाओ, क्योंकि इस बार फिजिक्स में से चैप्टर नंबर 11 है नहीं, तो ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 12 से जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो 12 से ही पूछे जाएंगे, तो इस पर अच्छी तरीके से आपको कमांड करना है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगी। और चैप्टर नंबर 13 तो आपका थ्योरी पोर्शन हो जाता है, तो ये आप खुद ही कर लोगे। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 15 जो है, इसमें से आपको क्या क्या, चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है, एक बार भी पढ़ोगे आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स अच्छी तरीके से तैयार करने हैं।